एरेडिकेटेड है। इसको वेरियोला भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स को वेरियोला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरियोला है, वेरियोला वायरस से ये फैलता है, तो इसलिए इसको वेरियोला भी कहते हैं। 1980 में सबको पता है ये इरेडिकेट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड से। इंडिया में जो लास्ट नोन केस था वो 1924 में 1975 को इसका केस आया था स्मॉल पॉक्स का। हाईली कंटेजियस डिजीज थी, लेकिन अब तो इरेडिकेटेड हो गई। इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे कैसे फैलती, तो हर एक उसमें ज्यादातर डिजीजेज में ना एक स्टेज आता है प्रोड्रोमल स्टेज, जिसको हम कहते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज बेसिकली कुछ नहीं है, बस इसमें ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जो एक्चुअल या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के आने से पहले के जो फीचर्स हमें मिलेंगे उनको हम कहते हैं प्रोड्रोमल फीचर्स, और उस स्टेज का नाम है प्रोड्रोमल स्टेज। ज्यादातर डिजीजेज में आपको ये फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, ये क्या है, ये कॉमन मिलते हैं। इनको प्रोड्रोमल फीचर्स कहते हैं। ये जो फीचर्स हैं, और कन्वर्जेंस रेयर है, किसी में हो सकता है किसी में नहीं भी हो सकता है। हाँ, फीवर जो होता है इसमें हाई ग्रेड होता है। स्मॉल पॉक्स में फीवर जो होता है वो हाई ग्रेड का फीवर होता है। और ये जो फीचर्स है, फीवर है, हेडेक, वोमिटिंग या कन्वर्जेंस, इनको प्रोड्रोमल फीचर्स कहते हैं। हर डिजीज में आपको मिल जाएगा ये ऐसे फीचर्स। और इनसे लाइक प्रोड्रोमल क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी को अगर फीवर है या हेडेक है तो सिर्फ फीवर या हेडेक से हम उसकी डायग्नोसिस नहीं बना सकते जब तक कि कोई कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ना मिल जाए हमें। अक्सर डिजीजेज में ये सब कॉमन होते हैं, तो इनको मिला के प्रोड्रोमल फीचर कहते हैं। तीसरे दिन, अब जो तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन किस चीज का तीसरा दिन? फीवर का। बुखार आया उसके तीसरे दिन इसमें क्या होता है, रैश आने शुरू होते हैं। ये जो रैश है स्मॉल पॉक्स के, वो तीसरे दिन आना शुरू होते हैं, थर्ड डे ऑफ द फीवर। बुखार आया उसके तीसरे दिन रैश आना शुरू हो गए। स्मॉल पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, मीजल्स हुआ, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो रैश ही है। बस रैश के जो अलग अलग कैसे निकलते हैं, कैसे वो फिर डिसअपियर होते हैं, वो उसको जानना जरूरी है। इनका, इन डिजीजेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो रैश है। तो तीसरे दिन, बुखार के तीसरे दिन रैश आना शुरू होता है। रैश जो आते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल, ये टर्म एक जगह अभी आगे आएगा आपको, सेंट्रीपेटल। हाँ, सेंट्रीपिटल जिसको हम कहते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल हो गया, एक सेंट्रीपेटल हो गया। सेंट्रीपेटल का मतलब ये होता है कि रैश जो है ना, मान लीजिए अगर मैं एक वो बनाऊं, अब ये ट्रंक है, ये हो गया सेंटर हमारा। यहाँ पे पहले रैश निकल के उसके बाद पेरिफेरी की तरफ अगर आ रहा है, यहाँ फिर आना शुरू हुआ, पहले रैश सेंटर पे निकला, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल। और इसी का जस्ट अपोजिट है, रैश अगर पेरिफेरी से यानी लिम्ब से शुरू हो, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, यहाँ से अगर रैश निकले और उसके बाद आके कहाँ कंसंट्रेट हो, सेंटर पे, चाहे एब्डोमेन पे हो या बैक पे हो, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ये दो चीज थी। सेंट्रीपेटल रैश में क्या होता है, सेंटर से शुरू होकर पेरिफेरी से जाता है, सेंट्रीफ्यूगल इसी का जस्ट अपोजिट है। हाँ, पेरिफेरी से शुरू होकर सेंटर पे आता है। ये रैश का जो निकलने का पैटर्न था वो सेंट्रीफ्यूगल था। बुखार के तीसरे दिन रैश आना शुरू होता है। अब स्मॉल पॉक्स हुआ या चिकन पॉक्स हुआ, इनके रैश में ना ये 5 स्टेज पाई जाती हैं। ये रैश के 5 स्टेज, मैक्यूल, पेप्यूल, वेजाइकल, पस्ट्यूल और इसके। मैक्यूल क्या होता है? मैक्यूल जो होता है, बस स्किन पे एक टाइनी सा स्कार टाइप का आपको मिलेगा, लाइक दिस। हाँ, इस तरीके से स्कार स्किन पे मिलते हैं। इसको हम कहते हैं मैक्यूल, नॉट रेस्ड अबव द स्किन सरफेस। इसके बारे में इसकी यही डिफिनेशन है। पैप्यूल में क्या होता है, यही रेस जो होते हैं टाइनी से, छोटे से, ये क्या होता है, स्किन सरफेस से थोड़े से उभरे हुए होते हैं, रेस्ड होते हैं। हाँ, किसी को पिंपल्स हुआ होगा ना, पिंपल्स, वो जो है वो पैप्यूल होते हैं। जो पिंपल्स होते हैं वो पैप्यूल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन के सरफेस से वो क्या है, उभरे हुए हैं, रेस्ड होते हैं। तीसरी चीज आती है वेजाइकल्स। वेजाइकल्स क्या है? यही ब्लिस्टर, वेजाइकल्स अभी आपने सर्जरी में पढ़ा होगा ना, वेजाइकल्स को ही ब्लिस्टर भी कहते हैं। हाँ? इसमें क्या होता है, क्लियर फ्लूइड भरा हुआ होता है वेजाइकल्स में या ब्लिस्टर में। एक सेल कलर का भी बोलते हैं, या क्लियर फ्लूइड रहता है इसमें। चौथी फिर इसमें इसी रैश का ही ये सब पैटर्न है। उसके बाद जो आता है वो पस्ट्यूल, मतलब इसी ब्लिस्टर में, इसी वेजाइकल में अगर पस भर जाए तो उसको हम पस्ट्यूल कहते हैं। और जब इसमें क्या लास्ट चीज है, स्कैब। स्कैब को ही हम कहते हैं क्रस्टिंग, यानी जब खुरन बनना शुरू हो जाती है, जब वो सही होना शुरू होता है, हाँ? तो फिर उसको हम कहते हैं स्कैब या स्कैबिंग। ये जो स्टेज थे ये रैश के स्टेज थे। तीसरे दिन, बुखार के तीसरे दिन रैश आना शुरू होता है स्मॉल पॉक्स में, सेंट्रीफ्यूगल होता है।
और एक चीज इसमें और बताएगी, ये डीप सीटेड होते हैं, ये जो रैश होते हैं ये डीप सीटेड होते हैं। अब डीप सीटेड क्या है? डीप सीटेड का मतलब बिलो द एपिडर्मिस, यानी ये डर्मिस से निकलते हैं। इसके जो रैश होते हैं स्मॉल पॉक्स के, ये डर्मिस से निकलते हैं। चिकन पॉक्स का जस्ट इसी का अपोजिट, वो सुपरफिशियल होते हैं। इसलिए आपने अगर किसी को देखा होगा, अगर स्मॉल पॉक्स का कहीं फोटो भी देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, इसके जो रैश होते हैं खत्म होने के बाद भी वो स्कार छोड़ जाते हैं, वो निशान एक गड्ढा सा पड़ जाता है वहां पे, क्योंकि डीप सीटेड वो अंदर से निकले हुए होते हैं। तो इसके बारे में बस इतना ही। हाँ, इसका जो स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है 7 to 14 डेज का। स्मॉल पॉक्स के बारे में बस इतना ही जानना है कि वेरियोला वायरस से ये होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 डेज। 1980 में ये इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इसके कुछ ये प्रोड्रोमल फीचर्स है, फीवर, हेडेक, वोमिटिंग। और फीवर के आने के बाद तीसरे दिन से रैश आना शुरू होते हैं। रैश कैसे होते हैं? डीप सीटेड होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रीफ्यूगल इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद रैश के ये जो अलग अलग स्टेज हैं, पेप्यूल, मैक्यूल, विजाइकल, पस्यूल, इसके ये सब हर स्मॉल पॉक्स हुआ या चिकन पॉक्स इनमें पाए जाते हैं। ठीक, स्मॉल पॉक्स में बस इतना ही जानना था। दूसरी जो हमारी इस पे जो इम्पोर्टेंट डिजीज थी वो है चिकन पॉक्स। हाँ, चिकन पॉक्स किससे होती है? वेरिसोला, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका दूसरा नाम क्या है? वेरिसोला जोस्टर वायरस का दूसरा नाम क्या है? हर्पीज जोस्टर। अभी हर्पीज जोस्टर की बात आएगी। इसका जो दूसरा नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस का, ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस 3। ये भी बहुत हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। हाँ, इनफैक्ट बच्चों की ये डिजीज है। एज ग्रुप जो इसमें बताया गया, अंडर 10 ईयर एज ग्रुप जो था, किस एज ग्रुप में ये कॉमन है? ये क्या था? बिलो 10 ईयर का एज ग्रुप इसमें बताया गया कि बिलो 10 ईयर, 10 साल से कम के बच्चों में ये डिजीज कॉमन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन। उसके अंदर क्या है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से ये फैलता है, इसलिए इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बताया गया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या होता है? केस, इसके केस ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी उस दिन बात हुई थी, इनफैक्ट पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी दोनों सेम होती है। रैश के निकलने के बाद मैंने बताया था टिपिकल फीचर्स जो होते हैं इसके, चाहे चिकन पॉक्स हो या स्मॉल पॉक्स, इसमें क्या है? रैश, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो रैश होता है। रैश के निकलने से 1 से 2 दिन पहले से लेके 4 से 5 दिन बाद तक, यही इसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होती है। 1 to 2 days बिफोर एंड 4 to 5 days आफ्टर द रैश। रैश निकला उसके 1 से 2 दिन पहले से लेकर 4 से 5 दिन बाद तक, यही उसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी थी या पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। यानी इतने दिन में ये क्या होगा? ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। केस से किसी दूसरे पर्सन में अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो बस यही इतना दिन है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इसी को कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका था 14 to 16 डेज। प्राइमरी इन्फेक्शन, अब देखिए अभी किसी ने कहा था हर्पीज जोस्टर की बात आई थी ना, जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से, ये तो हुआ चिकन पॉक्स। एक बार जो चिकन पॉक्स सबसाइड कर गया, सही हो गया, तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है उससे। फिर वायरस खत्म नहीं होता, वायरस क्या करता है? लेटेंट फेज में चला जाता है। वायरस क्या करता है? लेटेंट फेज में चला गया, कई साल तक, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक ये लेटेंट फेज में पड़ा रहता है। कहाँ पे पड़ा रहता है? ये सबसे बड़ी बात इसमें यही जानने की, कहाँ पे ये पड़ा रहता है वायरस। पीछल गैंग्लियन। हाँ, ज्यादातर जो है ये गैंग्लियन में होते हैं। हाँ, क्रेनियन नर्व के गैंग्लियन है या स्पाइनल डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, वहां पे ये पड़े होते हैं, पड़े रहते हैं। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम, मान लीजिए कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसमें कीमोथेरेपी चलनी थी या कोई इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट चलने थे, तो क्या हुआ कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड है। या एज के साथ 40, 50 साल, 60 साल के बाद क्या होता है? इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगता है या कम हो जाता है, या किसी को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, या एज के साथ इम्यून सिस्टम खुद डिप्रेस हो गया, अब ये वायरस फिर से एक्टिव हो जाएगा। ये जो हर्पीज वेरिसेला जोस्टर वायरस था ये फिर से एक्टिव होगा। अब की बार जब ये एक्टिव होगा तो ये हर्पीज जोस्टर वायरस अब बनेगा। अब क्या बनेगा? ये हर्पीज जोस्टर वायरस। अब मान लीजिए ये किसी नर्व, मान लीजिए मैं बात करूं इंटरकास्टल नर्व, इंटरकास्टल नर्व पीछे से आती है कुछ इस तरीके से आई सामने की तरफ। हाँ, अगर ये वर्टिब्रल कॉलम था,
तो इंटरकास्टल नर्व यूं ऐसे ही तो चलती है सामने की तरफ, या आपका स्टर्नम था। अगर इसके कहीं पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन में अगर यहाँ पे कहीं पे इसने लाज किया था, ये लेटेंट में पड़ा हुआ था, जब लेटेंट इन्फेक्शन दोबारा से जब ये हर्पीज जोस्टर बन के, तो इसी रूट जो ये रूट का डिस्ट्रीब्यूशन है इसी पे बस इसके क्या मिलेंगे आपको, वेजाइकल्स या ब्लिस्टर्स के फॉर्म में इसके जो मिलते हैं, इसी को हम शिंगल्स भी बोलते हैं। रीएक्टिवेशन जब होता है वेरिसेला जोस्टर का तो उसको हम शिंगल्स भी बोलते हैं। यही उसका चिकन पॉक्स का यही लेट कॉम्प्लिकेशन भी है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या लेट कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो यही शिंगल्स। और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। अब दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी सेंसरी नर्व के गैंग्लियन में, लाइक मैं फेशियल नर्व की बात करूं तो उसका गैंग्लियन क्या है, फेशियल नर्व का गैंग्लियन कौन सा होता है, जेनिकुलेट गैंग्लियन। फेशियल नर्व का गैंग्लियन जो होता है वो जेनिकुलेट गैंग्लियन है। जेनिकुलेट गैंग्लियन होता कहाँ पे है, मिडिल ईयर के आसपास होता है। हाँ, वहीं पे ट्राइजेमिनल नर्व भी वहीं से होकर गुजरती है। तो जेनिकुलेट गैंग्लियन के पास अगर इसने एक्टिवेशन ले लिया तो ये क्या करता है, ये फेशियल नर्व को डिस्टर्ब करता है, फेशियल नर्व को अफेक्ट करता है। और जब फेशियल नर्व को अफेक्ट करेगा यही हर्पीज जोस्टर वायरस, तो क्या करता है, जो एक सिंड्रोम की बात मैंने पहले भी बताई थी, जब फेशियल नर्व को ये डिस्टर्ब करेगा तो वहां पे जो बनेगा रामजे हंट सिंड्रोम, ये फेशियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। अब फेशियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है तो फेशियल पैरालिसिस होनी ही होनी है, ये सिंगल्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर रामजे हंट सिंड्रोम हो गया तो फिर फेशियल पैरालिसिस भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि ये बहुत लेट कॉम्प्लिकेशन है। एक बार लेटेंट इन्फेक्शन की यही एक सबसे अच्छी मिसाल अगर देखें तो यही है कि एक बार इसने पहले क्या किया, प्राइमरी इन्फेक्शन में चिकन पॉक्स किया, सही हो गया, इम्यूनिटी हो गई, चिकन पॉक्स अब दोबारा नहीं होना है। लेकिन वो क्या हुआ, वो वहीं पे डॉर्मेंट फेज में पड़ा रहा किसी नर्व रूट गैंग्लियन पे। उसके बाद जब उसने दोबारा से एक्टिवेशन लिया तो अब वो हर्पीज जोस्टर हो गया। अब वो क्या करेगा, उसी नर्व में, हर जगह नहीं, बस जिस नर्व रूट पे था उस अलोंग द नर्व रूट वहीं पे वो अफेक्ट अपना अपना असर दिखाएगा, अफेक्ट करेगा। शिंगल्स इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 14 टू 16 डेज। सेकेंडरी अटैक रेट कई बार बता चुके हैं, सेकेंडरी अटैक रेट कैसे निकालते हैं हर डिजीज का। तो सेकेंडरी अटैक रेट इसका क्या था, 90% था। सेकेंडरी अटैक रेट इसका क्या था, 90% था। इसके क्लिनिकल फीचर्स, चिकन पॉक्स के क्लिनिकल तो फीचर्स, सिंड्रोम कौन सा बताया आपने? रामसे हंट सिंड्रोम। एनाटॉमी में आपको जब फेशियल नर्व आप पढ़ेंगे ना सेंसरी नर्व में, सॉरी क्रेनियल नर्व में, तो वहां पे आपको फिर ये चीज फिर मिलेगी, रामसे हंट सिंड्रोम। हाँ, जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है, फेशियल नर्व का जो गैंग्लियन है वो जेनिकुलेट गैंग्लियन है। अगर ये यही आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस मान लीजिए जेनिकुलेट गैंग्लियन पे डॉर्मेंट फेज में पड़ा हुआ था, उसके बाद उसने 20-30 साल बाद जब एक्टिवेशन लिया तो दोबारा अब वो क्या बनेगा, हर्पीज जोस्टर वायरस। उसने फेशियल नर्व के गैंग्लियन पे था, उसने फेशियल नर्व को अफेक्ट किया। फेशियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है, अपर, अगर हम एंटीरियर थर्ड की बात करें तो एंटीरियर थर्ड आपके जबान यहाँ तक होता है। फेशियल नर्व पैरालिसिस भी होगी, शिंगल्स भी निकलेंगे, मतलब ब्लिस्टर, छाले भी निकलेंगे। तो ये था। क्लिनिकल फीचर्स में इसके दो फेज होते हैं, प्री इरप्टिव फेज और इरप्टिव फेज। प्री इरप्टिव फेज को ही हम फिर से बात करेंगे, इसी को हम प्रोड्रोमल फेज भी कहते हैं। कुछ ऐसे ही सिम्टम्स जो उस बीमारी से आने, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आने से पहले इशारा देते हैं कि हाँ ये होगा। अक्सर डिजीजेज में फीवर बहुत कॉमन है, माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री का फीवर होना है, मैलेज, बदन दर्द करेगा, उसका आर्थरालजिया भी रहेगा, बैक पेन, बैक एक भी रहेगा। ये सब क्या हुआ, ये प्री इरप्टिव स्टेज के ये फीचर थे, इसी को हम प्रोड्रोमल फेज भी कहते हैं। और ये आमतौर से 24 घंटे तक होता है, ये 24 आवर्स, 24 आवर्स तक ये होता है। उसके बाद जो, अब चिकन पॉक्स की खास पहचान क्या है, रैशेज है। तो बुखार के आने के 24 घंटे बाद, यहाँ पे हमने बात की थी बुखार के आने के 3 दिन के बाद रैश आना शुरू होते हैं, यहाँ पे 24 घंटे। ये स्टेज जो प्री इरप्टिव स्टेज था ये 24 आवर्स का था। 24 आवर्स के बाद, यानी फीवर के 24 आवर्स के बाद इरप्टिव स्टेज शुरू होती है, रैशेज निकलना शुरू होते हैं, रैशेज निकलना शुरू होते हैं। अब यहाँ रैश का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इसमें जो रैश का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सेंट्रीपेटल, सेंटर से निकल के, यानी सेंटर पे पहले निकलता है, बैक पे निकल सकता है, या आपके एब्डोमेन पे, ट्रंक पे निकलेगा। वहां से फिर ये माइग्रेट करता हुआ कहाँ जाएगा, अपर और लोअर लिम्स पे, नेक पे भी जा सकता है। तो क्या हुआ कि
सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैश। ये चीज थी। इसमें क्या हुआ, इसमें जो रैश की सबसे अच्छी फीचर जो आपको बताएगी इरप्टिव स्टेज में, जो रैश रैश तो निकल गया, रैश वहां भी निकल रहा था, रैश अभी मीजल्स में भी निकलेगा, चिकन पॉक्स में रैश निकल चुका है, मीजल्स में भी। तो हर रैश की अपनी एक कुछ पहचान है जिससे पहचानना है हमें। इसकी सबसे बड़ी पहचान है प्लियोमार्फिज्म। प्लियोमार्फिज्म क्या होता है, किसी को पता है? ड्यू ड्रॉपलिज्म होता है। नहीं, वो मोस्टली तो फॉर्म के जो रैशेज होते हैं वो ड्यूमार्फिज्म। जी, देखिए अभी हमने रैश के बारे में बताया था कि रैश के कुछ मुख्तलिफ स्टेज होते हैं ना, मैक्यूल, पेप्यूल, वेजाइकिल्स, पस्ट्यूल, उसके बाद क्या क्रस्टिंग या स्कैबिंग या स्कैब। हाँ, प्लियोमार्फिज्म उसको कहते हैं जब हम कोई एक पोर्शन ले लें बॉडी का, तो वहां पे उस रैश के जितने भी स्टेज होते हैं सब एक ही जगह पे आपको मिल जाए। लाइक ये, अब इसको देखिए, जो इमेज यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे क्या है, पेप्यूल भी आपको मिल रहा है। हाँ, पेप्यूल भी मिल रहा है, ब्लिस्टर्स यानी वेजाइकिल्स भी आपको मिल रहे हैं, उसके बाद अल्सरेशन हो रहा है यानी अब स्कैबिंग हो रही है, क्रस्टिंग हो रही है। तो जितने हमने अगर एक पोर्शन उठा के देखा तो वहां पे हमको रैश के ऑलमोस्ट जितने स्टेज होते हैं तमाम स्टेज मिल जाते हैं, उसी को कहा जाता है प्लियोमार्फिज्म। जिसमें रैश के जितने भी स्टेज हैं सब आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाए, उसी को कहते हैं प्लियोमार्फिज्म। रैश को सबसे पहले ये कहाँ पे निकलते हैं, ट्रंक्स पे निकलते हैं, उसके बाद फिर पेरिफेरी पे जाते हैं। और पाम्स एंड सोल्स को ये अफेक्ट नहीं करते हैं। इसके जो रैश होते हैं ये पाम्स एंड सोल्स पे नहीं निकलते हैं चिकन पॉक्स के। और इसका जस्ट अपोजिट था, स्मॉल पॉक्स में पाम्स एंड सोल्स पे भी रैश निकलते हैं। इसके रैश जो होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, इसलिए इसके रैश, जब ये रैशेस खत्म हो जाते हैं ना तो फिर कोई स्कार नहीं बचता। इस पे चिकन पॉक्स में स्कारिंग नहीं होती, स्कार नहीं बचता है। एक बार खुरन बन के रैश खत्म हो गया तो स्कार नहीं बचता, कुछ दिनों के बाद नॉर्मल स्किन आ जाती है। ये था रैश के बारे में थोड़ी सी। अब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इनके जो अभी आपने बताया था ना, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल अपीयरेंस, हाँ ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रैश की। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रैश की। लाइक यहाँ पे देखिए, ये रोज पेटल है आपका, उस पे ये क्या है, ये रोज ड्रॉप है। ये सब क्या है, ये रोज ड्रॉप है, ये रोज पेटल है। अब इसी तरीके से अब इस नॉर्मल स्किन को, ह्यूमन, इससे खाली इसको क्या मुशाबियत दी गई है कि हाँ इसकी अपीयरेंस इस तरीके से हो सके, ऐसा सिर्फ याद रखने के लिए ये चीज बताई गई थी, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल अपीयरेंस। अब अगर इसको मान लीजिए, इसी को ले लीजिए, तो इसको देख लीजिए, लगभग लगभग आइडेंटिकल टाइप के है ना। तो इसी को बताया गया कि ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल अपीयरेंस, ये इसकी एक पहचानने के लिए, सिर्फ पहचानने के लिए इसको एक मुशाबियत दे दी गई। ओस तो सबने देखी होगी, गुलाब की पंखुड़ी या पत्तियों पे भी, तो एक तरीके से वहीं पे कंसंट्रेटेड होती है ना, फिर आप थोड़ा सा भी अगर उसको हिला दें तो वो गिर जाएगी। कुछ इसी तरीके से इसके रैशेस जो निकलते हैं वो भी ऐसे ही निकलते हैं। ब्लिस्टर्स होते हैं, एकदम बड़े से ब्लिस्टर होते हैं, उसमें बहुत ही क्लियर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो उसी को बस ये बताया गया कि हाँ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है वो है ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल अपीयरेंस चिकन पॉक्स की। मैंने बात की थी सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया क्या, सेंट्रीफ्यूगल, इनका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लियोमार्फिज्म की बात अभी हमने देखी थी, प्लियोमार्फिज्म के बारे में बताया कि एक ही जगह पे जो होते हैं रैश के, वो जितने स्टेज होते हैं सब आपको मिल जाएगा, मैक्यूल, पेप्यूल, पस्ट्यूल, वेजाइकिल्स, सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे, उसी को हम कहते हैं प्लियोमार्फिज्म। स्मॉल पॉक्स रैश में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, सुपरफिशियल होता है। चिकन पॉक्स का रैश जो होता है वो सुपरफिशियल होता है। और यूनिलैकुलर, यूनिलैकुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल कैविटी हो, ये जो है ये सिंगल कैविटी है। अब इसी में अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से रहता, मतलब एक ही में आपको दो तीन तरीके के इस तरीके से आपको डिवीजन मिलता, तो इसको हम कहते हैं मल्टीलॉक्यूलर। अगर इन्हीं रैश में कुछ इस तरीके से मिलता कि आपको लगे कि हाँ इसमें कई तीन चार कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीलॉक्यूलर। और ये चीज जो मिलती है मल्टीलॉक्यूलर, ये स्मॉल पॉक्स रैश में, ये दोनों के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है, इसी से पूरा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि पाम्स एंड सोल्स पे चिकन पॉक्स के रैश कभी नहीं होते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स के रैश पाम्स एंड सोल्स पे भी होते हैं। और ये क्या करता है, फ्लेक्सर सरफेस, बॉडी के जितने भी फ्लेक्सर सरफेस हैं
साथ में एक्जिला, वहां पे चिकन पॉक्स के रैश आपको मिलेंगे, लेकिन स्मॉल पॉक्स का रैश एक्जिला में नहीं पाया जाएगा। दूसरी चीज, ये फ्लेक्सर सरफेस को अफेक्ट कर रहा था, ये एक्सटेंसर सरफेस पे पाया जाएगा। ये क्या होगा, एक्सटेंसर सरफेस पे पाया जाएगा। स्कैबिंग चिकन पॉक्स की जो 4 से 7 दिनों में मतलब खुरन बन के फिर वो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स की स्कैबिंग होती है 10 to 14 डेज में। ये था। अब इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, अभी हमने कॉम्प्लिकेशन की बात की थी, हर्पीज जोस्टर जब बन जाता है तो उसको हम कहते हैं शिंगल्स, का नाम हमने उसको दिया था। यही इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन चिकन पॉक्स का क्या था, शिंगल्स था। अब हम प्रिवेंटिव, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन पढ़े, तो प्रिवेंशन की बात तो आनी जरूरी है डिजीज के लिए। प्रिवेंशन इसका कितने तरीके से कर सकते हैं हम? प्रिवेंशन इसका कितने तरीके? एडजुवेंट। हाँ, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों तरीके से इसका प्रिवेंशन होगा। हाँ, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है, हमने इससे पहले वैक्सीन पढ़ी है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ी है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन जो हम देते हैं वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हम देते हैं वो पैसिव है। कैसे है, क्योंकि वैक्सीन जब हम देते हैं तो वो बॉडी में जाके क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद बनाती है। इसी को एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। जब किसी को हम रेडीमेड रेडीमेड एंटीबॉडीज यानी बाहर से हम इंजेक्ट कर रहे हैं, और जब भी इंजेक्ट करेंगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन की बात ही होगी या एंटी सीरम की बात होगी, यही दो चीज है। भाई किसी का माइक आने प्लीज वो बंद कर ले। हाँ, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या दे रहे थे, इम्यूनोग्लोबुलिन, ज्यादातर हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे थे। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या है, वैक्सीन देंगे। तो इसकी वैक्सीन क्या है, वेरिसेला वैक्सीन। हाँ, वेरिसेला वैक्सीन। स्ट्रेन कौन सा यूज होता है इसका, वेरिसेला वैक्सीन का स्ट्रेन कौन सा यूज होता है? ओका। ओका, यस। हाँ, ओका स्ट्रेन, बस इसमें इतना ही जानना था। एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं, वैक्सीन के जरिए, वेरिसेला वैक्सीन है, ओका स्ट्रेन यूज होता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में जब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम तो दो तरीके की थी, एक्टिव नहीं, नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स और स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की हमने बात की थी। नॉर्मल में क्या कहा था कि कम से कम 1,000 डोनर से इम्यूनोग्लोबुलिन्स इकट्ठा की जाए, और उसमें कम से कम दो दो वायरल और दो बैक्टीरियल वो आपको एंटीबॉडीज पाई जाए, यानी दो वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस से के खिलाफ लड़ने के लिए उनमें एंटीबॉडीज हो, तब तो हम कहेंगे, तब जो जाके वो बनती है। डब्ल्यूएचओ का ये क्राइटेरिया था नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए। स्पेसिफिक में क्या था कि हम किसी ऐसे डोनर से लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जो या तो उस डिजीज से रिकवर कर चुका है, या हमने उसको पहले वैक्सीनेट किया, उसके रिस्पॉन्स में उसकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज जनरेट की थी। उनसे हम क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक हो गई अब ना, क्योंकि हम अगर किसी डिजीज पर्सन से जो क्या कर रहा है, अब रिकवर कर रहा है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है इम्यूनोग्लोबुलिन, सॉरी, एंटीबॉडीज हैं उस डिजीज के खिलाफ, तो उस एंटीबॉडीज को डायरेक्ट हम उससे ले रहे हैं, या हमने उसको इम्यूनाइज कर दिया। इम्यूनाइज करने के बाद मैंने बताया था कि जब एंटीजन जाता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, तो उस एंटीबॉडीज को फिर से हमने ले लिया। ये चीज क्या हुई, ये स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन हो गई। और इसमें जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है वो स्पेसिफिक होता है, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन हम देते हैं। हाँ, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है जो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से होगी। अब ये पैसिव इम्यूनाइजेशन करते कब है, ये एक चीज है। सबसे बड़ा कंट्रा इंडिकेशन क्या था वैक्सीन का, लाइव वैक्सीन का सबसे कॉमन कंट्रा इंडिकेशन क्या था, कि कभी भी हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, यही तो था। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन उन्हीं इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन के लिए अलग से रखा गया, उन्हीं के लिए ये फिक्स कर दिया गया कि अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन है, उसको अगर चिकन पॉक्स हो रहा है, तो हम क्या देंगे उसको, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। यही वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। डोज क्या है इसको जानने की जरूरत नहीं, बस एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन किस चीज से होता है ये जानना इसमें जरूरी है। ये था स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में थोड़ा सा। तो किसी को इसमें स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के बारे में अगर कोई जानकारी हो या कोई कहीं से कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले।
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज होती है ना, स्मॉल पॉक्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर कभी उसमें पूछा भी गया तो यही पूछा जाता है कि कब इरेडिकेट हुई वो। या अगर कोई बहुत बड़े वाले साहब जिन्होंने एग्जाम बनाया तो वो पूछ सकते हैं इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या था। वैसे बेसिकली पूछना तो यही चाहिए। ट्रीटमेंट नहीं बताया। ट्रीटमेंट इसका कुछ खास नहीं, एंटीवायरल हम चिकन पॉक्स में एंटीवायरल दे सकते हैं। साइक्लोविर। साइक्लोवीर है, ओसेल्टामिवीर है, ये जितनी भी हैं दे सकते हैं, लेकिन उसका कुछ खास वो नहीं, क्यों? क्योंकि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ये खुद ही दे जाती है। चिकन पॉक्स जो है अगर हम ना भी ट्रीट करें, जी। ना भी ट्रीट करें फीवर वैसा फीवर में ओनली पीसीएम देते होंगे। तो वो उसका जो फीवर जो हुआ या बैकएक हुआ, इसके लिए क्या है कि आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब लेते ही हैं नॉर्मली, क्या हुआ कि हम एंटी इन्फ्लामेटरी ले ही लेते हैं, अगर किसी को बुखार है या पेन है तो ले लेते हैं, लेकिन एज सच इंडिकेटेड नहीं है इसमें कि हाँ इसके ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये करना चाहिए। सर रीस सिंड्रोम क्या है? रेस सिंड्रोम में क्या होता है, इंसेफेलोपैथी होती है। आपने इसके कॉम्प्लिकेशंस में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिए होंगे। इसमें इंसेफेलोपैथी होती है, साथ में कोई विसरल एनोमली हो जाए या फैटी डिजनरेशन हो जाए, खासतौर से लीवर का इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, तो उसको हम रेस सिंड्रोम कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद जो दूसरी चीज थी, मीजल्स। मीजल्स का दूसरा नाम क्या है? तो एक और नाम से जाना जाता है। रूबियोला। हाँ, रूबियोला। अब जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे रूबेला। रूबेला का दूसरा नाम क्या है? रूबेला का दूसरा नाम जो है वो जर्मन मीजल्स है। क्या है? जर्मन मीजल्स। एक तीसरा टर्म, जैसे रूबियोला हो गया, रूबेला हो गया, एक होता है रूबियुला। हाँ, रूबियुला, RUBULLA, रूबियुला। ये किसको कहते हैं? ये मीजल्स। नहीं नहीं, मीजल्स को तो रूबियोला हमने कह दिया, इसका जो सिनोनिम के तौर पे अगर हम देखें तो मीजल्स को हमने रूबियोला कह दिया। जर्मन मीजल्स क्या था? रूबेला का सिनोनिम था। रूबेला को हमने जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। रूबियोला जो होता है ना, ये मम्स को कहते हैं। मैंने एक PDF दी थी शुरू में सबको, उसमें अगर हम, हाँ, तीनों, इन तीनों का जिक्र है, रूबियोला, रूबेला और रूबियोला, तीनों का उसमें मैंने दिया, किसी ने पढ़ी ही नहीं होगी। तो खैर, हाँ, मीजल्स को हम कहते हैं रूबियोला। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? मीजल्स, मीजल्स भी क्या है? ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, हाईली इन्फेक्टिव डिजीज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी सबसे खास पहचान जो होती है मीजल्स की, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? ह्यूमंस में होता है। मीजल्स जो होता है ओनली अकर्स इन ह्यूमन। अब अगर यहाँ से आप एक चीज देखिए, ओनली अकर्स इन ह्यूमन, हमने एक बार पढ़ा था जब होस्ट में हम पढ़ रहे थे, तो ऑब्लिगेट होस्ट का जिक्र आया था। इसमें यह था कि सिर्फ ह्यूमन ही एक रिजर्वायर हो, होस्ट हो, सॉरी, ह्यूमन ही सिर्फ जिसका होस्ट हो, कोई सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट की बात नहीं है। सिर्फ ह्यूमन ही जिसका होस्ट होता है उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट होस्ट। हाँ, ऑब्लिगेट होस्ट उसका नाम था। तो ओनली अकर्स इन ह्यूमन, और अगर सिर्फ ह्यूमन में हो रहा है तो ह्यूमन क्या हुआ मीजल्स के लिए? ऑब्लिगेट होस्ट हुआ। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? मिक्सो वायरस, RNA पैरामिक्सो वायरस। RNA पैरामिक्सो वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 10 to 14 डेज। हाँ, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज का। एक जगह और आता है कि वैक्सीन एसोसिएटेड इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है मीजल्स का, कभी कभी ये चीज पूछा जाता है कि वैक्सीन एसोसिएटेड इंक्यूबेशन पीरियड, जब हम वैक्सीनेशन कर देते हैं तो जो मीजल्स वैक्सीन है लाइव एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है, तो वायरस ही तो बॉडी में गया, तो उसका इंक्यूबेशन, बेसिकली उसी का इंक्यूबेशन पीरियड पूछना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि वो एटीन्यूएटेड है, वो इन्फेक्शस नहीं होता। लेकिन जब इसकी बात आती है कि वैक्सीन एसोसिएटेड मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो वो 7 डेज का होता है।
नॉर्मल मीजल्स का जो डिजीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 to 14 डेज का होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, सिर्फ केसेस, सिर्फ केस। ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात नहीं हो रही है। सोर्स में हमने बात की थी ना केस कैरियर वाली। पर्सन टू पर्सन हाँ, ह्यूमन। सोर्स इसका जो होता है केस होता है, कैरियर नहीं होता। केस और कैरियर पे जाइए ना, पीछे आपने पढ़ा होगा। केस केस सिर्फ केस, इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, केस ऑफ मीजल्स ही इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। अब केस ऑफ मीजल्स, ये कैरियर इसमें पाया ही नहीं जाता, कैरियर स्टेट मीजल्स में नहीं पाई जाती। तो अगर इसमें मीजल्स में कैरियर स्टेट नहीं पाई जाएगी तो अब वहां पे जाइए, आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज। जब इसमें कैरियर स्टेज नहीं है तो ये आइसबर्ग फिनोमेना को शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। नहीं करेगा। करेगा, क्योंकि कैरियर स्टेज है ही नहीं। जो भी है सब अपेरेंट है, सब दिख रहे हैं केसेस, तो उनको ट्रीट कर लिया जाएगा। इन अपेरेंट केस नहीं है, सब क्लिनिकल केस नहीं, कैरियर स्टेट इसमें नहीं होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वही सेम है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है, पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांसमिशन होता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से ये फैलता है। पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, देखिए मैंने इन सब चीजों को पहले ही, इसीलिए सेकेंडरी अटैक रेट हुआ या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बहुत पहले बता दिया, क्योंकि आप जितने भी डिजीज हम पढ़ेंगे उसमें बार बार यही चीज आएगी। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी या इन्फेक्टिविटी, कितने दिनों तक ये इन्फेक्शस है या कितने दिनों तक ये ट्रांसमिट हो सकता है, यही चीज थी। इसमें भी लगाया गया कि 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर रैश, यानी रैश के निकलने के 4 दिन पहले से लेके 4 दिन बाद तक ये इन्फेक्शस है, इतने दिनों में ये ट्रांसमिट हो सकता है, ये चीज। अब मीजल्स का पैथोगनोमिक क्लिनिकल फीचर क्या है? रैश तो है ही, रैश तो है ही, लेकिन इसके रैश ना कुछ खास नहीं होते। तो इसकी एक और बहुत टिपिकल फीचर है मीजल्स का, जिसको कहा गया पैथोगनोमिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसी को कह लीजिए, जिसे आप देख के कह सकते हैं हाँ ये मीजल्स का ही है। कॉप्लिक स्पॉट। हाँ, ये इसकी जो यहाँ पे ना ये कॉप्लिक स्पॉट, ये होता कहाँ पे है? होता कहाँ पे? ये कॉप्लिक स्पॉट पाया कहाँ जाता है? लोअर साइड सेकेंड मोलर। हाँ, बकल म्यूकोजा अपोजिट लोअर फर्स्ट या सेकंड मोलर। हाँ, लोअर फर्स्ट और सेकंड मोलर अपोजिट बकल म्यूकोजा। ठीक, यहाँ ये चीज। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था इसी की पीएसएम की, उसमें अपर मोलर दिया हुआ था, फिर जाके फिर दोबारा से पार खोला तो उसमें लिखा हुआ था लोअर का। तो लोअर सही है, लोअर फर्स्ट एंड सेकंड मोलर ये सही है, कॉप्लिक स्पॉट यहीं पे पाया जाता है इसी के अपोजिट में। अपर वाला गलत है। ज्यादातर तैयारी वाली किताबों में अपर का, विवेक जैन की एक बुक थी पीएसएम की, उसमें लिखा हुआ था अपर। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उनको 3 स्टेज में बांटा गया। एक तो वही प्रोड्रोमल स्टेज, दूसरा इरप्टिव फेज, और तीसरा जो है पोस्ट मीजल्स स्टेज। ये 3 स्टेज थे इसके। प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होगा, लाइक अगर हम बात करें तो वही किसी भी डिजीज के जो पैथोगनोमिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर से निकलने से पहले के जो स्टेज होता है उसी को प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं। इसमें भी क्या मिलेगा? फीवर मिलेगा, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, ये सब प्रोड्रोमल फीचर्स हैं इसके। अब जो कॉप्लिक स्पॉट्स होता है, कॉप्लिक स्पॉट्स जो होता है वो रैश के 1 से 2 दिन, रैश के निकलने से 1 से 2 दिन पहले वो नजर आता है। रैश के निकलने से 1 से 2 दिन पहले कॉप्लिक स्पॉट नजर आना शुरू हो जाता है। कैसा होता है?
ब्लूइश होता है, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, छोटा सा है एकदम। इसको ये भी कहते हैं सैंड ऑन सी, हाँ सैंड ऑन सी अपीयरेंस, कुछ इस तरीके से इसका दूसरा नाम भी था इसी कॉप्लिक स्पॉट का। ब्लू कलर का होता है और चारों तरफ जो होते हैं व्हाइट और रेड स्किन होती है म्यूकोजा की, तो इसलिए उसको कहा गया। रैश के निकलने से 1 से 2 दिन पहले ये कॉप्लिक स्पॉट्स नजर आ जाते हैं। प्रोड्रोमल फीचर्स में यही थे, फीवर थी, स्नीजिंग, नजल डिस्चार्ज, कफ, रेडनेस ऑफ आईज। ये तो था। अब मेन जो इसका फीचर शुरू होगा इरप्टिव फेज जिसको हम कहते हैं, जहां से रैशेस निकलना शुरू होते हैं, वो इरप्टिव फेज था। कैसा होता है इसका ना, ज्यादा से ज्यादा पेप्यूल इसमें बन सकते हैं। नॉर्मली जो होता है मैक्यूलर रैश होते हैं इसमें, मतलब जो स्किन सरफेस से रेज ना हो। कभी कभार रेयरली कभी कभी जो होता है वो पेप्यूल भी बन जाते हैं, स्किन सरफेस से थोड़ा सा रेज्ड हो सकते हैं। सबसे इसकी जो खास पहचान है रैश की, कहाँ से निकलता है ये चीज। अभी तक हमने देखा सबके, कोई सेंट्रीपेटल था, कोई सेंट्रीफ्यूगल था, इसका रैश कहाँ से शुरू होता है। इसको देखिए, ये जो है ना, ज्यादातर मैक्यूलोपेपुलर रैश ही है, बहुत ज्यादा इसमें क्या ब्लिस्टर है ही नहीं। ये सब जो है रैश, ठीक है, ये मैक्यूलोपेपुलर रैश ही है ज्यादातर। रैश ये शुरू कहाँ से होता है, मीजल्स का रैश इसका नाम दिया गया प्री आरिक्यूलर, कान के पीछे से शुरू होता कान है। के पीछे से होते हैं। हाँ, कान के पीछे से, इसी को प्री ऑरिक्यूलर भी कहते हैं। कान के पीछे से शुरू होता है, उसके बाद कहाँ आएगा, फेस से। कान के पीछे से जैसे ही शुरू होगा, इसके पीछे से शुरू होगा, 2 से 3 घंटों के बाद आ जाता है चेहरे पर, फेस पे। उसके बाद फिर गर्दन को लेता हुआ फिर कहाँ, ट्रंक पे, और उसके बाद फिर नीचे एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज तक ये फैल जाता है। और जैसे ही जिस जिस पैटर्न से ये, मान लीजिए यहाँ ईयर से शुरू हुआ, हाँ फेस पे आया, गर्दन नेक पे आया, उसके बाद कहाँ पे आया, ट्रंक पे आया, फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज तक आ गया, तो जिस उसमें ये फैला था जैसे जैसे करके, वैसे ही ये खत्म भी होता है उसी अंदाज में। जिस ऑर्डर में ये निकलता है उसी ऑर्डर में ये खत्म भी हो जाता है। और इस रैश को कान के पीछे से लेके पैर तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है टोटल। इसमें ब्लिस्टरिंग नहीं होती, स्कैबिंग नहीं होती, क्रस्टिंग नहीं होती है। ज्यादातर मैक्यूलर रैश होते हैं, या कुछ जगहों पे मैक्यूलोपेपुलर रैश भी मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके के ये रैश हैं, देख लीजिए। तीसरा जो स्टेज आता है, ये तो इरेप्टिव फेज हो गया। तीसरा जो आता है वो आता है पोस्ट मीजल स्टेज, यानी रिकवरी के बाद का स्टेज। अब रिकवरी हो गई, ये डिजीज क्या करती है, ये वेट लॉस कराती है। इसमें वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी कई दिनों तक, बच्चा है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, डायरिया हो सकती है, और मल्टीपल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। थर्ड स्टेज जो था पोस्ट मीजल्स स्टेज में यही होता है। ग्रोथ रिटार्डेशन, वेट लॉस, डायरिया, ये सब पोस्ट मीजल्स, मीजल्स के खत्म होने के बाद के ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब हो जाएगा। ये थे इसकी क्लिनिकल फीचर्स। रैश का पैटर्न देख लीजिएगा, रैश जो हमेशा शुरू होता है प्री ऑरिकुलर, कान के पीछे से 2 से 3 घंटों पे वो चेहरे पर आएगा, और अगले 2 से 3 दिन के अंदर वो लोअर एक्सट्रीमिटीज तक पहुंच जाएगा। रैश कैसा होता है, मैक्यूलर या मैक्यूलोपेपुलर होता है, और जिस ऑर्डर में ये निकला था उसी ऑर्डर में ये डिसअपियर भी होगा, खत्म भी होगा। अब रैश के निकलने से 1 से 2 दिन पहले क्या मिलता है हमें, जो इसकी पैथोग्नोमिक फीचर है, कॉप्लिक स्पॉट्स मिलते हैं। ठीक, अब इसका भी बचा। सर कॉपरेट स्पॉट इसमें इरप्टिव फेज नहीं आएगा। इरप्टिव फेज में कहा तो जाता है, लेकिन ये बताया गया कि रैश के निकलने से 1 से 2 दिन पहले ही कॉप्लिक स्पॉट्स मिल जाता है। हाँ, ये जो कॉप्लिक स्पॉट्स है, ये रैश के निकलने से 1 से 2 दिन पहले ही दिख जाता है। हालांकि ये जो बुक में हम पढ़ेंगे ना, तो वो इरप्टिव फेज में ही इसका जिक्र आता है, लेकिन वहीं आगे ये भी लिखा हुआ है कि
रैश के अपीयरेंस से 1 से 2 दिन पहले ही कॉप्लिक स्पॉट मिल जाता है या दिख जाता है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मीडिया होगा। ओटाइटिस मीडिया। यंग चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है यंग चिल्ड्रन में जो होता है वो ओटाइटिस मीडिया का होता है। निमोनिया। निमोनिया इसका सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, अभी वही बताने जा रहा था। निमोनिया क्या है? ये कॉम्प्लिकेशन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है। निमोनिया जो है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है, डेथ भी काज कर सकता है। अगर कोई ये पूछे, सिर्फ कोई कैद ना लगाए, यंग चिल्ड्रेन या रेयर कॉम्प्लिकेशन की बात ना हो, सिर्फ ये पूछ दिया जाए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, तो वो होगा निमोनिया। अब यंग चिल्ड्रन में अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो ओटाइटिस मीडिया है। एक इसका बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है लेकिन ये रेयर है, हर किसी को नहीं होता। जिसको हो गया उसकी डेथ होना यकीनी है। इसका नाम है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफ्लाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफ्लाइटिस, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है। क्या है रेयर कॉम्प्लिकेशन? सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफ्लाइटिस, रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। किसी किसी को होता है लेकिन जिसको होगा वो डेथ काज कर देता है, ये भी फैटल होता है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे मीजल्स का? दो चीज इसमें भी आएगी, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन किससे करते हैं? मीजल्स वैक्सीन से। और पैसिव, पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन से। नॉर्मल ह्यूमन ग्लोबुलिन और स्पेसिफिक ह्यूमन आईजी के बारे में बताया था अभी हमने जब उसकी बात की थी, वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स की। उसमें हम दे रहे थे स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे थे। यहाँ पे मीजल्स में नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है पैसिव इम्यूनाइजेशन के तौर पे। वही है, पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे किसको? जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, उसी को देते हैं नॉर्मली। कॉम्प्लिकेशन इसका हो गया मीजल्स का। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो ज्यादातर जो इसमें पढ़ने की चीज होती है ना, एक तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से सवाल आ ही सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मैंने नहीं देखा कभी पूछा गया हो। हाँ, ये पैथोग्नोमिक फीचर कॉप्लिक स्पॉट्स के बारे में ये पूछा जा सकता है। या जैसे एसएसपीई है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफ्लाइटिस, ये पूछा जा सकता है कि ये किसका कॉम्प्लिकेशन है। तो ये दो चार चीजें हैं, बस इतना ही इसमें जानना है, बहुत ज्यादा डिटेल की बात वो नहीं है। हाँ, रैश के बारे में ये पूछा जा सकता है रैश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो जब भी रैश की बात आएगी मीजल्स के, तो वो प्री ऑरिक्यूलर, बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे से शुरू होता है। अब मीजल्स की वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा, हमने एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर रहे थे तो मीजल्स की वैक्सीन पढ़ चुके हैं। लाइव एटेन्यूएटेड है, फ्रीज ड्राइव वायरल वैक्सीन है, सबको पता है। मोस्ट कॉमन स्ट्रेन कौन सा यूज होता है? एडमॉस्टन जाइग्रेस। ठीक, ये मोस्ट कॉमन स्ट्रेन है। इसके अलावा मोरेटेल और श्वार्ट्ज, दो और स्ट्रेन इसके होते हैं। डोज क्या है? 0.5 ml। साइट कोई बताएगा? सबक्यूटेनियस। वो साइट नहीं होता, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट किस जगह पर देंगे? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई,
ठीक, ये साइट है एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वही सबक्यूटेनियस। इसमें डाइल्यूएंट कौन सा यूज करते हैं? मीजल्स वैक्सीन में, क्योंकि फ्रीज ड्राइड है, पहले डाइल्यूट करेंगे तब तो इस्तेमाल कराएंगे, तो डाइल्यूएंट क्या है? इसको याद रख लीजिएगा, डिस्टिल्ड वाटर। और नॉर्मल सलाइन किस में यूज करते थे एज ए डाइल्यूएंट? नॉर्मल सलाइन हम यूज करते थे बीसीजी की वैक्सीन में। बीसीजी में यस, बीसीजी में नॉर्मल सलाइन था एज ए डाइल्यूएंट, और मीजल्स में डिस्टिल्ड वाटर। अब ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन की बात आती है तो नॉर्मली हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। सेकेंड डोज जो बेसिकली दी जाती है इसमें ना, सेकेंड डोज जो ना, जो सीरो कन्वर्जन थोड़ा सा रह जाता है उसको पूरा कर, 98% तक सीरो कन्वर्जन जो होता है सिंगल डोज से हो जाता है मीजल्स की। जो सेकेंड डोज देते हैं वही जो बचे हुए 2-3% का सीरो कन्वर्जन, उसी को पूरा करने के लिए सेकेंड डोज दी जाती है। प्रोटेक्शन की बात जब भी आती है तो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन ये देती है। एडवर्स इवेंट की बात करें तो एक एडवर्स इवेंट तो ये था कि एनाफाइलेक्सिस, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन किसी भी वैक्सीन से हो सकता है, किसी भी वैक्सीन से एनाफाइलेक्सिस हो सकती है। इसके बाद जब हम बात करेंगे एडवर्स इवेंट की तो इसमें हम शॉक को रखते हैं। लेकिन अगर कहीं पे मल्टीपल आंसर की बात आ जाए और वहां पे एनाफाइलेक्सिस भी हो शॉक भी हो तो आप दोनों को चूज करिएगा। मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में होता है ना 2-3 आंसर सही रहते हैं, तो उसमें अगर शॉक भी है ऑप्शन में और साथ में एनाफाइलेक्सिस भी है तो एनाफाइलेक्सिस और शॉक दोनों हम मानेंगे मीजल्स के लिए। लेकिन अगर स्पेसिफिक करके सिर्फ पूछ दिया जाए कि क्या हो सकता है तो शॉक है। ये मीजल्स की वैक्सीन थी, मीजल्स हो गया। अब तीसरा था रूबेला यानी जर्मन मीजल्स। हाँ, रूबेला यानी जर्मन मीजल्स। पॉजिटिव एजेंट आरएनए वायरस होता है, टोगा वायरस फैमिली का। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 14 to 21 डेज, 2 to 3 वीक्स, लेकिन ऑन एवरेज जब हम बात करेंगे तो 18 डेज की बात आती है। ऑन एवरेज 18 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है? इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है केसेस हैं या सब क्लिनिकल केस होते हैं? चाइल्डहुड डिजीज है, ये भी एज ग्रुप कौन सा इसका होगा? 3 to 10 ईयर्स का एज ग्रुप, 3 to यानी 3 से 10 साल के बच्चों में ये डिजीज कॉमन है, रूबेला। पॉजिटिव एजेंट आरएनए वायरस, टोगा वायरस फैमिली का, इंक्यूबेशन पीरियड है 18 डेज का। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका है केस या सब क्लिनिकल केस है। अब अगर पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रूबेला है, पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रूबेला, तो उनमें कैरियर स्टेट नहीं पाई जाती है। कैरियर स्टेट नॉर्मल रूबेला के केसेस में पाई जाएगी, लेकिन पोस्ट नेटली अगर हम बात करें एक्वायर्ड रूबेला की तो उनमें कैरियर स्टेट नहीं होती। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिर वही बात है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, इसी को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इसकी क्या होती है? देखिए अभी जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बड़ी आसान है, याद करने में सही है। लाइक रूबेला की है 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर, मीजल्स की थी 4 डेज बिफोर एंड 4 डेज आफ्टर। तो इस तरीके से है ना, तो थोड़ा सा भी लग रहा है आसान है, बाद में जितनी डिजीज आएंगे उनके अलग अलग होते चले जाएंगे, फिर बहुत टफ होता है। लेकिन अभी तक कभी किसी डिजीज में ये नहीं देखा हूं मैं कि कहीं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी पूछी गई हो। फिर भी है तो देखना है। 1 वीक प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स टू 1 वीक आफ्टर रैश अपीयर्स। सिम्टम्स के आने से एक हफ्ते पहले से लेके जब रैश इसका आ गया रूबेला का, तो उसके एक हफ्ते बाद तक इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है। सिंगल अटैक से आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाएगी, सेकेंड अटैक नहीं होता इसमें। रूबेला में खास बात यह है कि इसका जो प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं रूबेला की, तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो चिल्ड्रन नहीं होते, बल्कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल्स होती हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती हैं रूबेला की। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे को हो गया तो वो सही हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, एक सिंगल अटैक पे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी तो मिल गई। लेकिन अगर मदर को हो गया और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया फीटस को,
तो हाईली टेरेटोजेनिक है, हाईली टेरेटोजेनिक है, मतलब तोड़ फोड़, फीटस में तोड़ फोड़ तो होना लाजमी है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेज अगर हम बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया रूबेला का, इसके डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन इसी की यही टेस्ट है जो इसकी डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, हीम इनहिबिशन टेस्ट, हीम इनहिबिशन टेस्ट ये था। इसके अब क्लिनिकल फीचर, अब वही बात फिर आगे, हर एक डिजीज में एक पहले प्रोड्रोमल स्टेज होता है, इसमें ज्यादातर जो फीचर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। इसमें क्या है, सोर थ्रोट है, लो ग्रेड फीवर है, कुराइजा है, ये सब पाया जाएगा। ठीक, ये तो प्रोड्रोमल स्टेज था। दूसरे स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लिम्फेडिनोपैथी होती है। कहाँ के लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे, एक तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर, कान के पीछे का जो लिम्फ नोड है, और पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन, पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन, ये यहाँ ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, ये इनलार्ज हो जाते हैं। और लिम्फ नोड्स के इनलार्ज होने के बाद करीब 7 दिनों के बाद तब जाके इसके टिपिकल जो रैश होते हैं वो रूबेला के निकलना शुरू होते हैं। अब तीसरी फिर इसमें चीज आती है वही रैश की। अब सबसे पहले इसके रैश कहाँ निकलते हैं, चेहरे पर, फेस। हाँ फेस पे निकलते हैं। इन प्रोड्रोमल स्टेज के बाद, हाँ ये सब प्रोड्रोमल स्टेज सब में पाया जाता है। रैश जो निकलता है सबसे पहले कहाँ निकलता है, फेस पे निकलता है। छोटे से होते हैं, बहुत हल्के से होते हैं, पेप्यूलर में मैक्यूलो पेप्यूलर रैश इनको भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पेप्यूल्स कम मैक्यूल्स ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहीं कहीं पे सिर्फ मैक्यूलर रैश ही बोल दिया गया है। मैक्यूलर रैश होते हैं पिंकिश, पिंकिश कलर के होते हैं, हल्का सा पिंक लिए हुए होते हैं इसके रैश। उसके बाद फिर ट्रंक पे और लोअर एक्सट्रीमिटीज पे फैल जाते हैं, फेस से शुरू होते हैं इसके। मीजल्स के कहाँ से शुरू हो रहे थे, कान के पीछे से शुरू हो रहे थे। चिकन पॉक्स के कहाँ से शुरू हो रहे थे, सेंट्रीपेटल था, सेंटर से शुरू हो रहा था, ट्रंक से। और स्मॉल बॉक्स के सेंट्रीफ्यूगल था, एक्सट्रीमिटीज से शुरू होकर सेंटर पे आके कंसंट्रेट हो रहे थे सब। और 3 दिन, तीसरे दिन रैश निकलने के बाद तीसरे दिन से ये रैश जो है डिसअपियर होना शुरू होते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ये इनकी क्लिनिकल स्टेज थी। नहीं। अब आता है जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर टू फीटल वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है तो ये सबसे खतरनाक पीरियड माना जाता है, मोस्ट डिजास्टरस पीरियड अगर हम बात करें तो यही फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, वर्टिकल ट्रांसमिशन का ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ही कहा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ रूबेला का मदर टू फीटस तो वो मोस्ट डिजास्टरस है। और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कब कहेंगे, जब बर्थ के फौरन बाद अगर इन्फेंट के सीरम में आईजीएम एंटीबॉडीज पाई जा रही है, आईजीएम रूबेला एंटीबॉडीज, तो हम कहेंगे कि हाँ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, सीआरएस है उसको। दूसरी चीज ये थी कि अगर आईजीजी एंटीबॉडीज 6 महीने के बाद भी परसिस्ट करें, क्यों, क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडीज नॉर्मली जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, तो वैसे भी पाई जाएंगी, पैदाइश के फौरन बाद तो ये मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी मिल रही है आईजीजी एंटीबॉडीज, या सून आफ्टर बर्थ, शॉर्टली आफ्टर बर्थ आईजीएम रूबेला एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ इसको कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है। मोस्ट डिजास्टर टाइम क्या था, यही फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये चीज स्किन लीजन, ब्लूबेरी मफिन लीजन, इन्फेंट पे ब्लूबेरी मफिन लीजन, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही ब्लूबेरी मफिन लीजन है। ये क्या है, ये ब्लूबेरी मफिन लीजन है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है या पहचान है इसकी।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ तो एबॉर्शन कॉमन है, स्टिल बर्थ भी कॉमन है। इसके ट्रायड होता है, इसका ट्रायड पूछा जाता है कभी कभी, ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ये इसके ट्रायड में 3 चीजें, कैटरेक्ट, डीफनेस और कार्डियक माल फॉर्मेशन। कार्डियक माल फॉर्मेशन में भी मोस्ट कॉमन क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, पीडीए। पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये मोस्ट कॉमन कार्डियक एनोमली या कार्डियक माल फॉर्मेशन है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के। और इसका ट्रायड में यही 3 चीज है, कैटरेक्ट, डीफनेस और कार्डियक मालफॉर्मेशन। अब अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में, अगर वर्टिकल ट्रांसमिशन सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को छोड़ के, तो सिर्फ डीफनेस मिल सकती है, सिर्फ डीफनेस होगी। ये सब नहीं होगा जो कैटरेक्ट, डीफनेस, कार्डियक मालफॉर्मेशन था, ये तो ज्यादातर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ही सब हैं जो कुछ होना है। सिर्फ अगर डीफनेस मिलेगी तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर ट्रांसमिशन हुआ है मदर टू फीटस, और अगर 16 हफ्ते के बाद ट्रांसमिशन हो रहा है तो कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है। अगर 16 वीक्स पोस्ट पीरियड ऑफ जेस्टेशन के बाद, 16 हफ्ते के बाद अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो नो मेजर एबनॉर्मलिटी। और अर्ली पार्ट यानी कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ है 11 वीक टू 16 वीक, अगर इनमें ट्रांसमिशन हो रहा है तो डीपनेस मिलेगी। और सब पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी अगर हो गया अप टू 11 वीक तो फिर पूरा कैटरेक्ट, डीपनेस, कार्डियक मालफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। और कार्डियक मालफॉर्मेशन में मोस्ट कॉमन जो कार्डियक एनोमली है वो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में होती है। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के बारे में बस इतना ही जानना था। अब इसके लिए प्रिवेंशन में क्या इसका यूज होता है? रूबेला वैक्सीन, इसके प्रिवेंशन के लिए रूबेला वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन कैसी वैक्सीन है, किस टाइप की? लाइव, किल्ड, सब यूनिट? लाइव। लाइव एटेन्यूएटेड है, वायरल वैक्सीन है, ठीक। लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन। इसका मोस्ट कॉमन स्ट्रेन कौन सा यूज होता है? जो स्ट्रेन की बात हम कर रहे हैं तो रूबेला वैक्सीन का स्ट्रेन कौन सा है जो यूज होता है? RA-27। हाँ, आर से रूबेला, आर से ये याद रखिएगा, RA-27/3 या बाई 3, ये इसका स्ट्रेन है रूबेला वैक्सीन का। डोज क्या है? इसकी भी डोज है 0.5 ml। हाँ, और देते कि कैसे हैं, सबक्यूटेनियस। ये था रूबेला वैक्सीन के बारे में, बस इतना ही जानना था। अब रूबेला वैक्सीन नॉर्मली जो है यूज में नहीं रहती, तो इसको आमतौर से MMR के साथ ही दे देते हैं। अब वैक्सीन की प्रायोरिटी ग्रुप की बात अभी मैंने पहले बताई थी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो वैक्सीनेशन, अगर इंडिया में जो वैक्सीनेशन ड्राइव होता है उसमें अगर कोई कहे कि रूबेला वैक्सीन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है फीमेल्स का, 15 टू 49 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, इसको हम फर्टाइल एज ग्रुप भी बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। फीमेल्स की फर्स्ट प्रायोरिटी है 15 से 49 साल की एज वाली, सबसे पहले इनको वैक्सीनेट किया जाएगा रूबेला की वैक्सीन से। सेकंड प्रायोरिटी क्या थी? 1 से 14 साल के तमाम बच्चों की, ये सेकंड प्रायोरिटी थी। और थर्ड प्रायोरिटी में वही रूटीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो हो रहा है, MMR जो हम देते हैं 15 मंथ पे, उसमें ये था थर्ड प्रायोरिटी पे ही आता है। वो भी थर्ड प्रायोरिटी पे इन कंसल्टेशन विद पेरेंट्स ही दिया जाता है नॉर्मली। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का हिस्सा नहीं है रूबेला वैक्सीन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या था? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल थी 15 टू 49 ईयर्स की। सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप था जितने भी बच्चे हैं 1 से 14 साल के, उनको। थर्ड प्रायोरिटी में आते हैं यही रूटीन इम्यूनाइजेशन वाले जो 1 साल के बच्चे हैं, उनको दिया जाता है। ये थे रूबेला वैक्सीन। इसमें किसी को कुछ परेशानी या कुछ पूछना हो?